हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा आगे। पिछले वाले वीडियोस में हमने सबसे पहले तो हमने राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा, फिर फ्रांस में कैसे राष्ट्रवाद हुआ वो उसके बारे में पढ़ा, और हमने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जाना। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। और साथ में सेकंड पार्ट में हमने ये देखा कि जब फ्रांस की जो क्रांति हो चुकी थी, फ्रांस में राष्ट्रवाद हो चुका था, उसके बाद में क्या क्या हुआ, है ना। उसके बाद में हमने ये देखा कि राष्ट्रवाद उदारवादी की तरफ कैसे बढ़ा। फिर हमने ये देखा कि किस तरह से जो है वहाँ के राजाओं ने, या कहते हैं कि वीना की संधि हुई थी, और उसके बाद में किस तरह राजाओं ने अत्याचार करने शुरू किए और फिर क्रांति होने शुरू की, फिर क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट हुई। तो ये सारी हमने चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है जर्मनी और इटली का निर्माण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर होगी। साथ में ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, इन दोनों की चीज़ें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे होगा। तो यहाँ पर पहले बात करूँगा कि जर्मनी कहाँ है और इटली कहाँ है। देखिएगा, अगर यूरोप के मैप में देखूंगा तो जर्मनी यहाँ पर है और जस्ट इसके नीचे इटली है। ठीक है, यहाँ पर जर्मनी और जस्ट नीचे क्या है, इसके इटली है। तो इन दोनों में एक सिमिलरिटी है, समानता है कि देखिए जर्मनी के अलग अलग पार्ट किए गए थे, जैसे आपको मैंने पढ़ा चुका हूं कि 39 पार्ट किए गए थे नेपोलियन के द्वारा, अलग अलग जो है राज्य बने हुए थे। उसी तरह से इटली में भी अलग अलग राज्य बने थे, और इनके ही जो है लोगों के अंदर जो है देश प्रेम की भावना आती है और ये अपने राष्ट्र को एक करने की कोशिश करते हैं। तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती थी, कि जर्मनी एक ऐसा राज्य, एक ऐसा राष्ट्र बन सकता था जो एक सेना का निर्माण कर सकती है ना। इस तरह की बात यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने अभी तक ये सारी चीज़ें देख ली है कि 1830 से लगाकर 1848 में बहुत सारी गतिविधियाँ हुई, क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई। उसके बाद में 1848 के आसपास में काफ़ी ऐसे राजा थे जिन्होंने काफ़ी छूट देना शुरू किया। इसी के साथ जर्मनी में ऐसे हालात हो गए थे कि वहाँ के भी राजाओं ने ऐसा किया कि हम लोग क्यों नहीं एक जर्मनी को पूरा एक राष्ट्र बना दे, जिसमें पर्शिया का सबसे बड़ा हाथ था, है ना। क्योंकि पर्शिया एक पावरफुल राज्य था और उसी के होने से यहाँ पर जर्मनी को एक अच्छा राष्ट्र बना सकता था। तो इसी हिसाब से आज पढ़ने वाले हैं कि पर्शिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला था, क्योंकि उसके पहले कोई ऐसा क्रांति हो ही नहीं रही थी। क्रांति तो हो रही थी लेकिन एक परफेक्ट वे नहीं मिल रहा था, एक रास्ता नहीं मिल रहा था लोगों को लग रहा था कि हम छोटे छोटे राज्य में ही रह जाएंगे। लेकिन पर्शिया देखिए यहाँ पर है, और जर्मनी का जो इलाका है इस तरह से ही इसके पास आता है। ठीक है, तो पर्शिया ने कोशिश की थी कि भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, अब जर्मनी को एक करेंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तब उन्होंने क्या किया, पर्शिया ने ये राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन को अपने हाथ में लिया, और उसने क्या किया, उसका प्रमुख मंत्री था ओटो वॉन बिस्मार्क। सबसे बड़ा यहाँ पर एक नाम आता है, ठीक है। इसी व्यक्ति के कारण ये जो है जर्मनी एक हो पाया था, ध्यान रखिएगा। जिसने पर्शिया की सेना और नौकरशाही की मदद ली। इसने क्या किया, पर्शिया की जो है सैनिक की सहायता ली, और वहाँ के जितने भी नौकरशाही थे उनसे बात करके उन्होंने सारे चीज़ें हैंडल करना शुरू किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्ध पर्शिया को जो है जीत मिली थी। याद रखिएगा, किस किस से, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। उस टाइम में ये सबसे बड़े राज्य और पावरफुल राज्य थे, और उनसे इन्होंने युद्ध लड़ा और ये जीत भी गए थे। एकीकरण की प्रक्रिया उसी वक्त पूरी हो गई, क्योंकि कारण क्या था, कारण ये था कि इनके काफी पार्ट, जैसे देखिए ऑस्ट्रिया यहाँ पर है ना, तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, कुछ पार्ट अपनी तरफ घेर लिए थे, है ना। इसी तरह से जो है फ्रांस ने भी इससे कुछ टुकड़े ले लिए थे, है ना। इसी तरह से डेनमार्क ने है इनके कुछ राज्य पर अधिकार कर लिया था। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने राज्य वापस लेने के लिए इनसे युद्ध किया था, और इसी युद्ध के बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब आता है कि जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में पर्शिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बना दिया जाता है। पर्शिया का जो राजा था, जिसका नाम था विलियम फर्स्ट, उसको वहां का राजा बना दिया जाता है पूरे जर्मनी को एक करने के बाद में। ओके, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि जर्मनी को एक करने में कितनी दिक्कतें आई होगी, है ना। अलग अलग पार्ट थे, 39 अलग अलग राज्य बने हुए थे। उन 39 एक सबको एक करने में बहुत मेहनत लगी थी, है ना। ऐसे ही यहाँ पे बताया गया पर्शिया जो है अलग अलग कलर में, ये आपकी फोटो जो है अपनी बुक में है, ध्यान दीजिएगा। अलग अलग कलर में इन्होंने क्या बोला है कि 1867 में पहले पर्शिया इस तरह से दिखता था। फिर येलो कलर आप देख रहे हैं कि
ऑस्ट्रो पर्सा युद्ध हुआ था 1867, जहां पर इन्होंने पर्सा से जो पर्सा के जो काफ़ी जगह थी किसी और के पास थी, उसको उन्होंने जीता। फिर जर्मन महासंघ के बेदखल ऑस्ट्रियाई भूभाग को 1867 में इन्होंने जीता था। मतलब ये वाले जो पार्ट थे जो ऑस्ट्रिया के पास थे उनको वो जीतना शुरू किया। फिर उन्होंने क्या किया, जर्मन साम्राज्य की स्थापित हेतु दक्षिण जर्मन द्वारा पर्सा से शामिल किया गया। मतलब ये जो पार्ट थे उन्होंने लास्ट में जाकर माताफोड़ी करते हुए उन्होंने इसको भी अपने इलाके में मिला लिया। और फ्रांस पर्सा युद्ध से जो विजित भाग थे उनको उन्होंने इकट्ठा कर लिया। मतलब इस वाले पार्ट को उन्होंने धीरे धीरे अपनी तरफ मिला लिया था। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये जर्मनी का एकीकरण इस तरह से मिल जाता है। अब यहां पर क्या होता है देखिएगा, आपको मैंने पहले ही बताया था 1848 में क्या हुआ था। 1848 के बारे में अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि 1848 में एक मीटिंग रखी जाती है, जर्मन संसद बनाई जाती है, एक चर्च में एक मीटिंग रखी जाती है जहां पर सब लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर कहते हैं कि एक जर्मनी को एक परफेक्ट वे की तरफ लेके जाएंगे, हम लोग एक जर्मनी को एक देश की तरफ बनाएंगे। लेकिन वो जो है मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है और वहां पे जो है आंदोलन शुरू हो जाते हैं और उस आंदोलन को दबाया जाता है, एक राजा के द्वारा दबाया जाता है और इसी वजह से वहां के लोगों में ऐसी ताकत आ जाती है जिससे वो वहां की जो राजशाही जो शासन था उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं। उसी के बाद में ये सारी घटनाएं होती हैं और पर्सा का साथ मिल जाता है और पर्सा एक अच्छा कदम उठाते हुए जर्मनी को एक कर देता है। अब देखिएगा, पर्सा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में एक नए जर्मन साम्राज्य की स्थापना होती है और ये वही पर्सा के राजा थे, ठीक है, जिन्होंने जर्मनी को एक करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर एक फोटो दिखाई जाती है जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सबकी मीटिंग हो रही है ना, और ये जर्मन को एक करने की कोशिश में सब लोग लगे हुए हैं और बिस्मार्क का यहाँ पर 70वां जन्मदिन जो है मनाया जा रहा है और उसी वक्त जो है पर्सा को एक करने की जो है सारी बातें की जाती हैं। ओके, चलिए, तो यहां तक हो गया अपना जर्मनी का एकीकरण किस तरह से हुआ था। अब बात करते हैं इटली के बारे में। इटली के बारे में बता चुका हूं किस जगह था, लेकिन उस वक्त है ना 18वीं हम सदी की बात करते हैं जिस समय राष्ट्रवाद फैल रहा था, तो उसी वक्त इटली जो है अलग अलग भागों में बटा हुआ था। चलिए अब इटली के बारे में बात करते हैं कि इटली जो था उस वक्त में जो है अलग अलग 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितने? 7 राज्यों में। ओके, इस तरह से जो है इटली अलग अलग भागों में बटा हुआ था। अब इसको एक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि अलग अलग राज्य बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई कर रहे थे एंड साथ में कहने का मतलब है कि दूसरे जो राष्ट्र थे आसपास के उनको अपने कब्जे में लेने की जो है फिराक में बैठे हुए थे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जिनमें केवल एक जो था सार्डिनिया पिडमोंट में एक इतावली राजघराने का शासक था। कहाँ पर? ये रहा, इस जगह पर ही एक ऐसा शासक था जिसके पास ये पावर थी कि इनको एक कर सके, एक राजतंत्र उनके पास था, है ना। अब उन्होंने क्या किया, उत्तरी भाग में ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था, है ना। जो इधर से वाला भाग था वो अलग लोगों के पास था। इस तरह से मध्यम जो है पोप का शासन था, है ना। इस जगह पे जो है पोप का मतलब ऐसे लोग जो हैं धर्म शास्त्री होते हैं या कहते हैं कि धर्म के प्रवर्तक होते हैं, है ना, ऐसे लोग पोप होते थे, ठीक है, उनके हाथों में था। फिर दक्षिणी भाग में बर्बो राजाओं के अधीन था, जो ये वाला भाग था वो बर्बो के हाथ में था, है ना। इसी तरह से इतावली भाषा ने साझा रूप हासिल नहीं किया था। मतलब कहने का मतलब इटली में जो भाषा चलती थी इतावली भाषा, वो सब में एकदम एग्जैक्टली कवर नहीं हो रही थी, हर एक इतावली भाषा नहीं बोल रहा था, जिसकी वजह से ये देश की प्रेम की भावना जागे। मैंने क्या बताया था आपको पहले कि देश प्रेम की भावना तभी जगेगी जब हम लोग एक ही लैंग्वेज के बारे में सोचेंगे, हमें कविताएं वो मिलेगी जो हमें देश प्रेम की भावना पैदा करें। तो इसी तरह से यहाँ पर ऐसी कोई चीजें नहीं थी, अभी तक उनके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। मतलब अलग अलग भागों में बंटे हुए थे, लोग अलग अलग चीजें कर रहे थे, ये सारी चीजें वहां पर थी। लेकिन अब क्या होता है, अब यहां पर मैंने पहले ही पिछले वाले वीडियो में बताया था, एक नाम आता है जूसेप मैत्सनी। ये वही बंदा था जब हम लोग कहते हैं क्रांतिकारी का जो युग होता है 1830 से लगाकर 1848, इस बंदे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। ये इटली का रहने वाला इस बंदे ने क्या बनाया, यंग इटली नाम का एक ग्रुप बनाया ताकि ये इटली को एक कर सके, है ना, क्योंकि उसको पता था कि अगर इटली एक हो जाता है तो बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है। तो इसने ऐसे ही कोशिश की थी, है ना, लेकिन इसकी कोशिशें ज्यादा सफल नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी काफी लोगों में एक अलग जगह दिया था, राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर दिया था। अब होता क्या है, कितावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी अब किसके पास आ जाती है। अब इसकी जो है चीजें देखते हैं, है ना। ये जूसेप मैत्सनी है, उसके 1848 तक सारी माथाफोड़ी कर लेता
ठीक है। उसके बाद में इनकी आंखें खुल जाती है साहब, इन जो यहाँ के राजा थे उनकी आंखें खुल जाती है और वो कहने लगते हैं कि भाई इटली को एक करना पड़ेगा, है ना। ये जो है जो सारी जिम्मेदारी किसके पास आ जाती है इटली को एक करने की, वो थे सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमानुएल द्वितीय। यहाँ के राजा थे विक्टर इमानुएल सेकंड, उनके पास सारी जो है पावर आ जाती है, या कहते हैं कि बात है कि उनके पास एक दिमाग आता है कि वो सोचते हैं कि हम लोग अब इटली को एक करेंगे, है ना। अब आती है कोशिश इटली को एक करने की। अब यहां पर क्या होता है कि इन विक्टर इमानुएल के पास एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका नाम था कावूर, एक प्रमुख व्यक्ति था, उनका मंत्री था। उसने क्या किया, इतनी कूटनीति से, मतलब इतना अच्छा दिमाग था उस बंदे का, उसने क्या किया कि फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की संधि करवा देता है ना, क्योंकि फ्रांस उस समय जो है अच्छे खासे लेवल पर था। तो उसने क्या किया कि एक पावरफुल व्यक्ति का साथ होना जरूरी है, एक ऐसे दोस्त का साथ होना जरूरी है जो थोड़ा पावरफुल हो। तो कावूर के कहने पर यहाँ पर जो है सार्डिनिया और फ्रांस की मीटिंग हो जाती है और इन्होंने संधि कर लेते हैं। इसकी चतुर कूटनीति संधि होती है जिसके पीछे कावूर का हाथ होता है, और सार्डिनिया पिडमोंट के बीच में 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में सक्षम हो जाता है। मतलब कहने का मतलब जो ऑस्ट्रिया यहाँ पर है उनके ऊपर ये क्या कर लेते हैं, हमला कर लेते हैं और अपने राज्यों को छुड़ा लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि फ्रांस का हाथ उसके साथ था। ओके, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जब ये इसको हरा देते हैं तो काफी एरिया इनके कवर में आ जाते हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब इस एरिया में उनके हाथ लग जाता है। इसी बीच इटली में एक और बंदा आता है, ठीक है। ये वो बंदा होता है जो हमारे वो बंदे थे ना जुस्पे, उनसे बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा उसको पसंद करते थे और उनके ही कदमों की तरफ चलते थे, जिनका नाम था गैरिबाल्डी, ठीक है। ये गैरिबाल्डी थे जिन्होंने क्या किया कि वहां के जो किसान थे या निचले लेवल के जितने भी लोग थे, है ना, जमीन से जुड़े हुए लोग, उनको इकट्ठा करना शुरू किया, उनमें देश प्रेम की भावना पैदा करना शुरू किया। जब इन्होंने ऐसी चीजें करने शुरू की तो लोगों का विश्वास गैरिबाल्डी के ऊपर बहुत ज्यादा आ गया। जब गैरिबाल्डी के ऊपर विश्वास आया तो उन्होंने एक नेतृत्व किया, एक सेना बना ली। इस सेना को क्या किया उन्होंने इनके पास गए और इनको बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे और पूरा इटली को एक करेंगे। तो गैरिबाल्डी ने अपने जो है जितने भी स्वयंसेवक थे उससे सशस्त्र के साथ, मतलब कहते हैं कि हथियारों के साथ चले गए और वहां पर युद्ध में हिस्सा लेने लगे। 1861 में एक घटना होती है कि इमानुएल द्वितीय को अब एकीकृत इटली का राजा बना दिया जाता है, क्योंकि गैरिबाल्डी कोशिश करता है कि यहां तक सारे राज्य इनके पास आ जाए। तो वो जहां जहां जाता है वहां के लोग उसका स्वागत करने लग जाते हैं, है ना। जहां जहां गैरिबाल्डी की सेना जाते, क्योंकि वो जानते थे कि इसके ऊपर बंदे के ऊपर विश्वास किया जा सकता है और यही बंदा हमारे जो इटली को बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, हम लोगों का बहुत भला करेगा। इसलिए यहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने इसकी हेल्प की और वहां के राजाओं को वहां से भगा दिया। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पोप का शासन था, वहां के ऐसे धर्म शास्त्रियों का शासन था जो धर्म को बड़ा मानते थे और लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, या कहते हैं उनके ऊपर अधिकार करके रखे थे, उनको भी इसने हरा दिया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं गैरिबाल्डी के बारे में। यहां तक फिर है ना इटली को एकीकरण हो जाता है और इटली की जो है सारी सेना का जो भागदौड़ होता है वो गैरिबाल्डी संभालता है, और यहां पर 1861 में जाते हुए यहां पर इटली का एकीकरण हो जाता है और इटली पूरा एक देश बन जाता है, 7 अलग अलग भाग होने के बावजूद भी। अब यहां पर बात करेंगे गैरिबाल्डी के बारे में। सबसे पहले फोटो यहां पर देखते हैं कि यह 1859 का एक अंग्रेजी व्यंग्य है, किसी कलाकार ने यह बनाया है और उसने ये बनाया है कि सारा कामकाज कौन करता है, गैरिबाल्डी करता है। एक फोटो बनाया, उसमें बोला है कि सारा कामकाज गैरिबाल्डी करता है, और जो पूरी थाली जब सज जाती है, इटली की पूरी जगह उसने कवर कर लेता है, जीत लेता है, तो उसको परोस कर किसको दे देता है, इमानुएल द्वितीय को, है ना, जो सार्डिनिया पिडमोंट के राजा थे उसको दे देता। तो इसमें फोटो में क्या दिखाया है, फोटो में ये दिखाया कि यहाँ पर इटली का एक जूता है, ठीक है, मतलब इटली को एक जूते के रूप में बताया, मतलब जूता तो नहीं कह सकते कि उस तरह से एक बताया है कि इटली को है ना अपने हाथों से परोस कर किसको दे दिया, इमानुएल को दे दिया। ओके, अब यहां पर गैरिबाल्डी के बारे में बात करते हैं। गैरिबाल्डी जो है इटली की स्वतंत्रता में सबसे मशहूर नाम था, जैसे हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी का नाम होता है, उसी तरह से उनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था। तटीय का मतलब समुद्र किनारे व्यापार करते थे। ओके, वह स्वयं व्यापारिक नौसेना का एक नाविक था और साथ में 1833 में उसकी मुलाकात मैथ्सिनी से हुई थी। मैथ्सिनी कौन, जिसने यंग इंडिया बनाया था, है ना, ध्यान रखिएगा। यंग इंडिया के आंदोलन के साथ वो जुड़ जाता है और उसके साथ काम करने लगता है।
जब मैथ्सनी के विचार उसके दिमाग में आते हैं तो वो सोचता है कि क्यों नहीं यार मैं भी कुछ ऐसा करूं, है ना। 1834 में वो पिडमोंट की गणतंत्र विद्रोह में वो भाग लेता है और विद्रोह को कुचल तो दिया जाता है, लेकिन गैरिबाल्डी के जो हौसले हैं और बढ़ जाते हैं और वहां से वो गैरिबाल्डी वहां से भाग जाता है और दक्षिण अमेरिका चला जाता है और वहां पर 1848 तक वहीं पर रहता है। तब तक जो हमारे मैथ्सनी साहब थे वो परेशान हो जाते हैं और वहां तक उनका साथ छूट जाता है, जहां पर वो निर्वासन होते हैं और उसके बाद में 1854 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय के समर्थन में वो वापस यहां पर आता है और जैसे यहां पर आता है उसको भार सौंप दिया जाता है कि इटली को एक करना है। तो बिल्कुल 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली की तरफ अपना एक्सपीडिशंस ऑफ द 1000 मतलब 1000 लोगों का अभियान शुरू कर देता है ताकि इटली का दक्षिणी जो पार्ट है उसको जीत सके। ओके, अब उसके बाद में क्या होता है, इस अभियान में नए जो स्वयंसेवक जुड़ते रहते हैं और जब मैसिनी ने जो काम नहीं किया वो गैरिबाल्डी करने लग जाता है। मैसिनी बहुत कोशिश करता है इटली को एक कर दे, लेकिन उसके पास उतना कहते हैं कि पावरफुल वे नहीं था जितना हमारे जो है इस गैरिबाल्डी भाई का था, ठीक है। और करीबन बहुत सारा जो है लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इटली को एक करेंगे। इसी तरह गैरिबाल्डी जो है अपने स्वयंसेवकों के साथ लड़ाई लड़ते रहते हैं और आगे तक बढ़ते रहते हैं और इटली को एक करके रख देते हैं। 1861 में उन्होंने जो इटली को एक करके जो है इमैनुअल साहब को वो सौंप देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बाकी की जो घटनाएं हैं वो अलग से हैं ही, आगे बात करते हैं। अब आगे का क्या है, अब यहां पर इटली को एक कर चुके हैं, अब बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में, है ना। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है इंग्लैंड का। देखिए क्या है, ब्रिटेन की अजीब दास्तां, है ना। अजीब दास्तां एक गाना सुना होगा, अजीब दास्तां है ये, उसी तरह का ब्रिटेन के लिए भी एक अजीब दास्तां थी। एक वक्त था जब ब्रिटेन को ना लोग ऐसे मानते थे कि ये परफेक्ट देश होना चाहिए ना, वो ब्रिटेन की तरह होना चाहिए, है ना। ब्रिटेन कहाँ है थोड़ा सा बता देता हूं, ये यहां पर है, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। और ये जो ब्रिटेन है, लोग ये कहते थे कि अगर देश हो तो ब्रिटेन के जैसा हो, लेकिन उस वक्त ब्रिटेन अलग अलग भागों में बटा हुआ था। मतलब ब्रिटेन खुद अलग अलग भागों में नहीं, उसके अंदर रहने वाले लोगों की अलग अलग संस्कृति थी, अलग अलग भाषा, पहनावा, सब कुछ अलग अलग था, है ना, ध्यान रखिएगा। तो 18वीं सदी में पहले 18वीं सदी से पहले किसी भी तरह का ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं कि ब्रिटेन नाम का कोई देश था ही नहीं उस वक्त, 18वीं सदी से पहले। ये तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे प्रोसेस होते हुए ये एक राष्ट्र बना, है ना। कभी भी हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि ब्रिटेन एकदम उठा और राष्ट्र बन गया और हम लोग ब्रिटेन के अधीन हो गए, ऐसा नहीं होता। जो भी चीज होती है ना धीरे धीरे प्रक्रिया में होती है ना। जैसे आप लोगों के बारे में सोचता हूं कि आप लोग एकदम ऐसा होता है ना, जब हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो कहते हैं कि आपने 12th कब की, तो ऐसा लगता है कि 12th तो आज ही की है या उसी सन को की थी जब 2011 में मैंने 12th की। ऐसा नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऐसे ही ब्रिटेन का क्या हुआ था, ब्रिटेन धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए सबके सामने आया था, है ना। लेकिन 18वीं सदी से पहले इसका कोई नाम नहीं था। ये ब्रिटेन क्या था पता है, द्वीप समूह था। द्वीप समूह का मतलब है छोटे छोटे जो नदी के पास जो है जो जगह होती हैं, ठीक है, स्थल जगह होती, वहां के छोटे छोटे पार्ट से जो है ये इंग्लैंड बना हुआ था। ओके, जिसमें कौन कौन रहते थे, अंग्रेज, वेल्शियंस, स्कॉटलैंड के लोग, आयरिश के लोग, ये सारे रहते थे। जिसे क्या बोला जाता था, नर जातीय। नर जातीय का मतलब ऐसे लोग जिनकी संस्कृति वगैरह सब कुछ अलग थे फिर भी साथ में रह रहे थे। नर जातीय क्या मतलब होता है, एक ऐसा साझा नस्ली, जनजातीय या संस्कृति उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, ठीक है। कहने का मतलब है इतने लोग अलग अलग थे फिर भी वो एक समुदाय के रूप में रह रहे थे, इसीलिए उसको जो है नर जातीय बोला जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब आप आराम से देख सकते हैं इस तरह से इंग्लैंड है ना। अब देखिए ये वाला जो भाग है ना यहां तक, ये तो इंग्लैंड है ही एग्जैक्टली। सबसे ऊपर वाला ये भाग है, ये है स्कॉटलैंड। ये वाला भाग है, ये है आयरलैंड, ठीक है। इस तरह से जो है इंग्लैंड बना हुआ था। इस इंग्लैंड ने क्या किया, इनको पहले हत्या लिया था, लेकिन धीरे धीरे यहां पे भी क्रांति हुई और ये लोग भी अलग हो गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कहने का मतलब है इंग्लैंड के पास उस वक्त हुआ क्या था कि इंग्लैंड एक ऐसी जगह थी जहां पर क्रांति, औद्योगिक क्रांति हुई थी। कारण क्या था कि इसके पास बहुत सारे ऐसी चीजें मिलने लगी थी जो क्रांति ला सकती थी, है ना। इतनी कहते हैं कि अद्भुत चीजें यहां पर मिलने लगी थी। तो यहां पर कहते हैं कि एक ऐसी कंडीशन थी ना, एक ऐसी कंडीशन जहां पर एक परफेक्ट देश आगे बढ़ सकता था, वो इंग्लैंड के पास था। ओके, अब इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने भी बड़ी बात की कि वहां के लोगों ने क्या किया,
तो देखिएगा एक लंबे टकराव, मतलब इंग्लैंड में भी लोगों के बीच में टकराव होने लगा, क्योंकि हर कोई चाहता था इंग्लैंड उनके अंडर में हो, क्योंकि वहां पर जो परिस्थितियां थी बहुत तगड़ी थी, है ना। वहां पर इतने अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे, कोयला वगैरह, लोहा वगैरह, इस तरह के सारे काम हो रहे थे, सब सारे के सारे काम हो रहे थे। तो इसी वजह से हर कोई चाहता था उसके अंडर में काम हो। इसी तरह अंग्रेजों ने क्या किया, देखिएगा एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र की ताकत छीन ली थी। 1688 में वहां के जो लोग थे, वहां पर एक राजा का शासन था, वहां के लोगों ने उस राजा को वहां से हटा दिया और हटाने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना तंत्र बना लिया। वहां के जो भी लोग थे उन्होंने इसको एक बना लिया, ठीक है। उसके बाद में इस संसद के माध्यम से उन्होंने क्या किया, एक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया। उसी संसद से, मतलब इन लोगों ने कुछ मिलकर वहां के राजा को हटाया और वहां के उसकी जगह पे क्या कर दिया, एक प्रजातंत्र बना दिया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि हम जनता का शासन करने वाले हैं, जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं। फिर उन्होंने क्या किया, आसपास की जगहों को इकट्ठा करना शुरू किया, जिसके केंद्र में कौन था, इंग्लैंड था। इंग्लैंड ने क्या किया, स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से जो है एक संधि हुई थी, गठन हुआ था, जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नाम तब पड़ा जब उसने क्या किया, स्कॉटलैंड को भी अपने शामिल कर लिया, क्योंकि इसका मानना था कि जो चीजें यहां पर मिल रही वो यहां पर भी है, और अगर इसको साथ मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो उन्होंने जबरदस्ती इनके साथ जो है काम करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि यहाँ के स्कॉटलैंड के जो लोग थे, जो अलग लैंग्वेज बोला करते थे, उनके ऊपर प्रेशराइज करना शुरू किया। वहां के जो दूसरे लोग थे उनको बाहर भगा दिया, इस तरह से बहुत माहौल खराब कर दिया। फिर जाकर इन्होंने इसको भी अपने साथ मिला लिया था। ओके, फिर बात आती है आयरलैंड की। आयरलैंड कहाँ है, जस्ट इसके पास ही है, इंग्लैंड के जस्ट पास में आयरलैंड है, ठीक है। अब इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाने के लिए काम किया और उनको बोला था कि ये आपको करना पड़ेगा, है ना। लेकिन आयरलैंड वाले ये मान नहीं रहे थे। उसके बाद में हुआ क्या कि इसको मनाने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने की सहायता की थी। अब क्या हुआ कि ये जो धर्म का मामला था ना, तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने क्या किया, आयरलैंड को अपनी तरफ मिलाने के लिए धर्म का सहारा लिया। ओके, उसके बाद में जब उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेनी प्रभाव के विरुद्ध हुए जितने भी कैथोलिक विद्रोही हो रहे थे, जितने भी हमले हो रहे थे, जो चाह रहे थे इंग्लैंड उनके ऊपर राज नहीं करे और ये जो है धर्म प्रचार का रास्ता खत्म करे, तो उनको क्या किया, बहुत निर्ममता से कुचल दिया। मतलब अंग्रेज है ना, उनके जो है मन में जो आ रहा था वो कर रहे थे। बहुत ही होशियारी से उन्होंने वहां पर भी जो है इस विद्रोह को कुचल दिया, लोगों को पता भी नहीं चला। वोल्टेन और उसकी यूनाइटेड जो है आयरिशमैन 1798 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में इंग्लैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। कब, 1801 में, है ना। अंग्रेजों की इतनी बड़ी चालों के बाद में, इतने बड़े विद्रोह को दबाने के बाद, ठीक है, अंग्रेजों ने फिर भी अपनी हार नहीं मानी और उन्होंने 1801 में उन सबको एक कर लिया और अपनी तरफ मिला लिया। ओके, देखिएगा फिर क्या हुआ, पूरा का पूरा इंग्लैंड बन जाता है ये। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ, आगे बात करते हैं। इसमें क्या हुआ कि जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति, मतलब अंग्रेजों की जो संस्कृति थी उसका जो है प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। एक नया ब्रिटेनी राष्ट्र का निर्माण हो गया, एक नया ब्रिटेनी राष्ट्र बन गया था, क्योंकि ये अलग अलग जो है छोटे छोटे द्वीपों से बनकर बना था और इनको एक बना दिया था उसने। और वहां पर क्या हावी कर दिया था, आंग्ल संस्कृति, मतलब अंग्रेजों की संस्कृति उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, एक प्रतीक चिन्ह रखा, प्रतीक चिन्ह जिसका नाम था ब्रिटेनी झंडा, यूनियन जैक। ये देखिए, ये यूनियन जैक है, ठीक है, ये ब्रिटेन का ध्वज है। जैसे हमारे यहाँ पे तिरंगा है, वैसे इनको यूनियन जैक बोला जाता है। राष्ट्रीय गान जिसका नाम था गॉड सेव आवर नोबल किंग, कि हमारे राजा को भगवान जो है सहायता दें, या हम लोग कहते हैं उसकी सेवा उसको जो है हेल्प करें, है ना, या उसको बचा कर रखें, को खूब बढ़ावा दिया। पुराने राष्ट्र के इस संघ में मातहम सहयोगी के रूप में रह गया। मतलब कहने का मतलब इस संघ में जो भी चाहते थे कि इससे संघ में नहीं जुड़े, लेकिन वो मुंह उठा के जो है उसका विरोध भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि विरोध करने पर अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिया जाता था। जैसे भारत में उन्होंने किया था, वैसे ही उन्होंने वहां पर भी किया था। फिर जो है इंग्लैंड इन लोगों को साथ में लेते हुए, किस किस को, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इसको साथ लेते हुए औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ गया था। इसी तरह जो एक अलग सी दास्तां थी इंग्लैंड की, जिसने उसने निभाई थी।
ओके, चलिए अब यहां पर बात करते हैं आगे। यहां तक इंग्लैंड की बात भी पूरी हो चुकी है। चलिए अब यहां पर चैप्टर आ जाता है आगे, अंतिम रूप तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब आता है कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना। दृश्य कल्पना का मतलब कि हम लोग कभी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, तो हम लोग उसके आदी पड़ जाते हैं और उसके बारे में हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें हुई थी। देखिए क्या हुआ कि एक वक्त था जहां लोग क्रांति कर रहे थे, एक वक्त था जब लोग राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगा रहे थे। लेकिन यह भावना कैसे जगी? ऐसे तो है नहीं कि किसी ने इसकी मूर्ति बना दी, नहीं। कुछ कलाकारों के दिमाग में ये आया कि अगर आपके देश के प्रति भावना पैदा करनी है ना, तो उस देश के प्रति एक ऐसी मूर्त बना दो ताकि उसका मतलब उसका जो है माला जपने लग जाए लोग, उसको देख कर है ना अपने आप को मतलब ऐसा महसूस कराएं कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे ही वहां पर कुछ हुआ था कि एक देश को कुछ यूं चित्रित किया गया कि जैसे वह कोई एक व्यक्ति हो, है ना। किसी देश को इस तरह से बनाया गया, इस तरह से जो है मॉडिफाई किया गया, इस तरह से फोटो बनाई गई ताकि वो एक तरह का आदमी लगे, है ना, ताकि लोग है ना उसके ऊपर जान न्यौछावर कर सकें। उस समय राष्ट्र को नारी बेस में प्रस्तुत करना किया जाने लगा, क्योंकि नारी को वहां पर उन्होंने थोड़ा ऊपर तक लाने की कोशिश की वहां के कलाकारों ने, तो वहां पर नारी बेस को वहां पर आगे बढ़ाने की बात की गई थी, है ना। इसी तरह से आप देख सकते हो, ये एक डाक टिकट है, 1850 का एक डाक टिकट है। फ्रांसिस मतलब फ्रांस की जो राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने की है ना सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां की एक फोटो थी जिसका नाम था मरियान। इन मरियान की फोटो को उन्होंने ना फ्रांस की क्रांति का रूप दे दिया था। चलिए दिखाता हूं। फ्रांस में उस समय लोकप्रिय ईसाई नाम जो था वो था मरियान। एक मरियान नाम दिया गया था। उनका कहने का मतलब था कि फ्रांस की रानी कौन है? मरियान है। मतलब फ्रांस की देवी कौन है? मरियान है ना। और उन्होंने क्या किया, जिससे जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया, है ना, लोगों तक इसकी भावना फैला दी कि हमारी जो देवी है उसको खुश करना जरूरी है। उन्होंने उसके चिन्ह भी राष्ट्र स्वतंत्रता और गणतंत्रता के थे। मतलब कहने का मतलब है वो ये मानते थे कि अगर ये देवी का आशीर्वाद बना रहा या इस देवी के रूप में हम काम करते रहे या इस देवी को बचाने का काम किया तो ये क्या करेगी, हम लोगों को स्वतंत्रता देगी और गणतंत्र देगी। इसके लिए उन्होंने लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी उसके लिए लगाई थी, है ना। जब भी बात करते हैं ये इसकी फोटो आती है, इनकी पूरी फोटो आती है जहां पर उनका तिरंगा, लाल टोपी और कलंगी लगी हुई होती है, जो एक देश के लिए एक इंडिकेटर का काम कर रही थी, या कहने का मतलब इस तरह का जो है चित्रित किया गया था ताकि वो वहां के लोग देश भावना को आगे बढ़ा सके। चलिए, तो मरियान की प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई, जनता को एकत्रित किया गया, इकट्ठा करके इस प्रतीक के बारे में बताया गया और राष्ट्रीय प्रतीक को याद दिलाया गया और लोगों में वो भावना पैदा की गई जिससे वो क्या करें, उस देश के प्रति कुछ कर सकें। ओके, चलिए क्या होता है अब देखिएगा। यहां पर आप वो जो फोटो देख रहे हैं वो जर्मेनिया की है। मतलब ये जो कलाकारों ने फोटो बनाई वो जर्मनी के लिए बनाई थी ताकि वहां के लोग उस देवी को पूज सकें और अपनी देश भावना पैदा करके इस राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सके। तो ये जर्मेनिया की फोटो है, साथ में यहाँ पर उनका मुकुट भी बनाया गया है एक अलग तरह से पत्तियों से। अभी उनके बारे में जानते हैं। जर्मेनिया को क्या किया गया, जर्मन राष्ट्र का रूपक माना गया। एक ऐसा रूप मान लिया गया कि जर्मनी इन्हीं की दौलत है या इनकी तरह दिखता है, ठीक है, इनकी रक्षा करना ही जर्मनी की रक्षा करना होगा, है ना। तो इसी तरह फिर चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मनिया बलूत वृक्ष को पत्तों का मुकुट बनाया गया है। ये ऊपर आप जो पत्ते देख रहे हैं ये बलूत के पत्ते हैं जिसका एक राष्ट्र मुकुट बनाया गया, जो क्या करता है, ये जर्मन बलूत जो है वीरता का प्रतीक देता है ना। हम लोग जो शांति का प्रतीक देते हैं ना, एक कबूतर के मुंह पे एक पत्ती लगी हुई, उसको हम लोग शांति का प्रतीक मानते हैं। उसी तरह ये है जो ये मुकुट देख रहे हैं, इन पत्तियों को है ना वीरता का प्रतीक माना जाता था। ये जर्मेनिया का चित्र बनाया था फिलिप वेट ने 1848 में, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो इसके बारे में जान सके। और इनकी फोटोज हैं हर जगह लगाई गई, है ना, चर्च में, रोडों पर, चौराहों पर, ताकि लोगों के पर जो है लोगों का ध्यान इनकी तरफ जाए और देश की भावना उनमें पैदा हो सके। ओके, तो इस तरह से जो है हर एक देश ने अपना एक अलग अलग, है ना, एक फोटो बना दी थी ताकि लोग समझ सकें, है ना, उसके साथ जो है फील कर सकें कि हमारा देश किस तरह का है ना। याद रखिएगा, हम भी यही करते हैं। भारत में अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, है ना। भारत को भी क्या बना दिया हमने, एक औरत का रूप दे दिया और हमने उसको भारत की माँ बना दिया, सॉरी भारत माता बना दिया, हमारी एक माँ बना दिया, है ना। इसी तरह से जो है लोगों ने भी इस तरह से पहले से कर रहे थे। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ये 18वीं सदी से चले आ रहा है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं।
अब इन्होंने कुछ प्रतीक बनाए इनके, जैसे यहाँ पे गुण है कि टूटी हुई बेड़े का मतलब होता है आजादी का मिलना, है ना। बाज छाप कवच, जो ये कवच दिख रहे हैं, है ना, ये टूटी हुई बेड़िया दिख रही होगी आपको, यहाँ पे कवच दिख रहा है जिसका मतलब है जर्मन साम्राज्य के प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का जो यहाँ पर दिख रहा है मुकुट, इसका मतलब होता है बहादुरी, वीरता। तलवार का मतलब क्या है? तलवार का मतलब यहाँ पे मुकाबले के लिए तैयारी। तलवार पर लिपटी हुई जैतून की पत्तियां, इसका मतलब क्या होती है? शांति की चाह है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा जो आप पीछे देख रहे हैं, है ना, इसका मतलब है कि 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था जिसमें जर्मन राज्यों के ड्यूक्स के प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया था। उस वक्त जो है जैसे तिरंगा को काफी अंग्रेजों ने उसको प्रतिबंधित कर दिया था, वैसे ही इनके साथ भी हुआ था। फिर आता है उगते सूरज की किरणें, जो पीछे देख रहे हैं आप, ये उगते सूरज की किरणें, जिसका मतलब है एक नया युग का आना, सूत्रपात होना। इसी तरह से जो जर्मनिया की फोटो बनाई गई, जब देश को जरूरत होती थी, जब ऐसा लगता था कि जर्मनी के लोग टूट रहे हैं, तो इस तरह की फोटो सामने पेश कर दी गई कि जर्मनिया लेटी हुई है और आपकी जो है सहायता मांग रही है। तो लोग एकदम, उनके अंदर से गुस्सा आ जाता था, एकदम भयंकर सा गुस्सा आ जाता। एक बात सोचिए, अगर मैं अगर बात करता हूं कि भारत माता की हम लोग जब जय बोलते हैं तो एक भावना पैदा होती है भारत के प्रति। तो अगर मैं उस फोटो को ऐसे तरह से बता दूं कि भारत माता की आंखों में आंसू आ रहे हैं और वो बिल्कुल उदास हैं और वो चाहती कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो उनके लिए कुछ कर सके, तो हर एक नौजवान क्या करेगा? उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी तरह से ये कलाकारों ने एक बहुत ही बढ़िया इस तरह का एक काम करना शुरू किया और लोगों में देश भावना इतनी भर दी ना कि वहाँ के लोगों ने बस दिमाग में यही था कि हमारा देश, हमारा अपना देश बनना है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट आता है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। देखिएगा, राष्ट्रवाद के बारे में मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा चुका हूं। अब बात करते हैं साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या होता है कि एक ऐसी जगह, या हम लोग कहते हैं कि अपने राज्य को बढ़ावा देना। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जैसे राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान का अगर मैं राजा बन गया तो मैं क्या करूंगा? गुजरात को अपने कवर में करूंगा, मध्य प्रदेश को कवर में करूंगा, उत्तर प्रदेश को, इस तरह को उसको जीतने की कोशिश करूंगा। ये क्या होता है? साम्राज्यवाद होता है। अपने राज्य को बढ़ावा, मतलब अपने राज्य का जो घेरा है उसको और बढ़ावा दो, है ना, अपने राज्य में और लोगों को जोड़ो, है ना, अलग अलग जो है जगह को जोड़ो। ये है साम्राज्यवाद। अब क्या हुआ? राष्ट्रवाद क्या हो गया? कुछ लोगों ने एक ऐसी कहते हैं कि रास्ता निकाल दिया जिससे राष्ट्रवाद के जो लोग थे, जो राष्ट्र के प्रेम करते थे, उनके साथ उन्होंने क्या किया? हाथ मिला लिया और वो कोशिश कर रहे थे कि जैसे ही इनके ऊपर जो है ये अच्छा कर लेते हैं उस राज्य में, तो हम उसको कवर करके अपने इलाके में मिला लेंगे। इस तरह की वो जो है भावना रखी गई थी। अब सबसे बड़ी बात थी कि उस वक्त सबकी नज़र एक जगह पे थी, वो थी ओटोमन एम्पायर। ओटोमन जो एम्पायर था, ये सबसे बड़ा एम्पायर था, है ना। अगर यहाँ के जो आसपास के जो रूस हैं, पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये इटली है, ये सब लोग इसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि अगर ये एक हो जाता ना तो ये पूरे यूरोप को कवर कर लेता, है ना। इसलिए ये सोच रहे थे कि इनको क्या करें, ये जो जगह है उनको हम लोग कवर करते हैं, अलग अलग जगहों को तोड़ते हैं, ये इनका काम था। यही तो साम्राज्यवाद था। लेकिन यहाँ के लोग भोले भाले, वो सोच रहे थे कि ये लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, हम अपने देश के प्रति जो है ये हमारी हेल्प करेंगे, हम लोग अपने देश को आज़ाद करेंगे, इस तरह की ये सोच रख रहे थे। तो राष्ट्रवाद के साथ साम्राज्यवाद जुड़ गया था। ओके, तो 1871 के बाद में यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का माहौल हो गया। वो था बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र का मतलब ये ओटोमन एरिया। इस एरिया में बहुत ज्यादा जो है हरकत होने लगी थी। एक ऐसा एरिया बन गया जो एक युद्ध का कारण बन गया, बहुत बड़े युद्ध का कारण बन गया। कैसे बताता हूं? उसमें बात क्या होती है, इस भौगोलिक और जातीय विभिन्नता थी। इसमें ना अलग अलग जगह थी, जैसे कहीं बर्फ था, कहीं पानी था, इस तरह की बहुत ज्यादा जगह थी, लेकिन वहां की अलग अलग जातियां भी थी। फिर भी वो लोग एकता में बंधे हुए थे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आधुनिक रोमानिया। ठीक है, देखिए ये वाली जगह है, ये वाली जगह जिसमें आज के टाइम में आज के जो देश हैं उसको अलग अलग कर दिया गया। तो आज के टाइम में जो है रोमानिया जो बोला जाता है वो उस वक्त था बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, ये जो अलग अलग देश उस वक्त शामिल थे सिर्फ ओटोमन साम्राज्य में। ओटोमन साम्राज्य इतने सारे जो हैं देश इसमें इकट्ठा थे, अगर ये एक रह जाते तो पता नहीं यूरोप का नक्शा बदल देते, है ना। अब इसके क्षेत्र में निवासियों को आमतौर पर स्लाव नाम से पुकारा जाता था, सबको स्लाव ही बोला जाता था, है ना। क्षेत्र के निवासियों को स्लाव बोला जाता था और बाल्कन क्षेत्र एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। मतलब कहने का मतलब है, ये आप लोग जगह देख सकते हैं ना, ये ओटोमन साम्राज्य के
अंडर में काम किया करता था या उसके अंडर में रहा करता था। अब क्या हुआ कि आसपास के जो देश है वो उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, अपने राज्य को बढ़ावा देना चाहते थे, और साथ में यहाँ ऑटोमन एम्पायर भी चाहता था कि उसके भी साम्राज्य के बढ़ावा मिले। तो उसने क्या किया, राष्ट्र भावना को पैदा करना शुरू किया। जब राष्ट्र भावना पैदा हुई तो अलग अलग देश का अलग अलग फायदा होने लगा। देखिए कैसे साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद ने क्या किया, 1914 में यूरोप में एक महाविपदा लेके आ गया। कैसे, देखिए बताता हूं। अब देखिएगा, ये क्या था, ओटोमन साम्राज्य था। इन लोगों ने क्या किया, रशिया ने, ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस ने, इन लोगों ने क्या किया कि वहां के अलग अलग जो है राज्यों में जाकर वहां पे देश भावना पैदा की। अब जब इन लोगों में देश भावना हुई तो उन्होंने क्या किया, ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। जब आंदोलन को दबाना शुरू किया तो इन्होंने हथियार उठा लिए। अब हथियार उठाए तो वहां पे जो है राजा को भागना पड़ा। जब राजा ने भागने लगे तो इन्होंने क्या किया, चांस मिलते ही इनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, जिससे क्या हुआ, हर एक देश अलग अलग भागों में बंटने लगा और हर एक देश चाहता था कि मैं इसके ऊपर हमला करके मुझे ये राज्य मिल जाए, वो चाहता था मुझे ये राज्य मिल जाए। तो एक भूमि बन गई थी, मतलब एक ऐसा युद्ध का एरिया बन गया था जिसे हर देश उसके ऊपर शामिल होना चाहता था, हर देश वो जमीन लेना चाहता था, है ना। इसी वजह से 1914 में यूरोप में एक महाविपदा आई जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर, मतलब क्या है ना, विश्व युद्ध। याद है ना, विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में। तो विश्व युद्ध हो गया था उस वक्त, है ना। ये इसी कारण हुआ था। क्यों, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना थी काफी लोगों में, और साथ में कुछ ऐसे लोग थे जिसमें साम्राज्यवाद की भावना थी। दोनों साथ में लेकर चल रहे थे, जिसकी वजह से ये टकराव होना ही था। चलिए अब क्या होता है, उसके बाद में यहां पर इसी बीच विश्व में अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपियन शक्ति में औपनिवेशीकरण किया था। औपनिवेशीकरण समझ रहे हो, समझ आता हूं। चलिए अभी नहीं समझे, समझ में आएगा जरूर। क्या हुआ था, कहते हैं कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर अधिकार कर रहे थे, हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो इंडिया एक औपनिवेशिक था। हम उसके अंग्रेजों के अंडर में काम कर रहे थे, पूरा देश अंग्रेजों के अंडर में काम कर रहा था। वो होता है औपनिवेश। हम किसी और के जो है काम को कर रहे थे, इस तरह का जो है औपनिवेशिक कहा जाता है। तो उस वक्त अलग अलग देश, जैसे फ्रांस हो गया, है ना, इंग्लैंड हो गया, ऐसे जर्मनी हो गया, ये क्या कर रहे थे, अलग अलग राज्यों को अपने हिस्से में ले आ रहे थे। तो ये भी क्या चाह रहे थे, इनको भी औपनिवेशिक बनाए ताकि इनका माल है ना वो हड़प सके। इसी तरह से है ना, उपनिवेशीकरण इतना बढ़ गया था कि लोगों में इतना आक्रोश आ गया था, जैसे भारत में भी आ गया था 1857 की क्रांति, आप लोग समझ रहे हैं, है ना, क्योंकि हम लोग परेशान हो गए थे उन लोगों से, है ना। इतना हम लोगों को यहाँ पर इतना अत्याचार किया। ऐसा ही वहां पर भी हुआ। यूरोप में भी क्या हुआ, उपनिवेशीकरण के कारण ये युद्ध की तरफ धकेल दिया गया। साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे लोग। क्या करने लगे, अब उनका जो साम्राज्यवाद था, है ना, अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे ऊपर अधिकार करके अपने साम्राज्य को बढ़ाया तो था। अंग्रेज चाहता था कि मेरा साम्राज्य बहुत जगह पर हो ताकि मैं वहां पर बिजनेस कर सकूं, मेरा जो है माल वहां पर बिक सके, वहां का कच्चा माल मैं ला सकूं। इस तरह का जो है हर तरफ जो है मारामारी चल रही थी, है ना। इसी वजह से वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उनके मन में यह आ गया कि नहीं यार, हमारा देश हमारा है ना, हम लोग किसी इंग्लैंड, फ्रांस या किसी रूस के नीचे नहीं रहने वाले, हमारा देश हमारा होगा। इसलिए उन्होंने वहां पर हथियार उठा लिए और उन देशों के खिलाफ खड़े हो गए। जब ये उन देशों के खिलाफ खड़े हुए तब यहां पर होने लगा बड़ा विश्व युद्ध, है ना। क्योंकि देखिए, अब देखिएगा, युद्ध हमेशा दो पार्टियों के बीच में होता है, न कि अलग अलग पार्टियों के बीच में। तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने भी अपने दोस्त बनाने शुरू किए, इन लोगों ने भी अपने दोस्त बनाने शुरू किए। इस तरह से एक दोस्त का मामला इस तरह से बैठ गया कि दोनों के बीच में टकराव होने लगी। ओके, चलिए, हर तरफ साम्राज्य विरोधी आंदोलन शुरू हो गए और इसके बाद में जो अर्थ निकाला गया वो राष्ट्रवादी अर्थ से था कि वे सभी राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और जाते हुए ये क्या बोला गया, देखिए यहां पर भावना किसकी थी, साम्राज्यवाद की भावना थी, है ना। जो अलग अलग जो पावरफुल कंट्री थी उनके भावना क्या थी कि हम लोग साम्राज्य को बढ़ाएंगे। लेकिन वहां के जो लोग थे जिनके ऊपर वो अधिकार कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि हमें क्या मिले, आज़ादी मिले, हमारा खुद का राष्ट्र मिले, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, इसलिए हम अपने देश को आज़ाद करना चाहते हैं। इसी वजह से ये युद्ध हुआ था। क्लियर हो गया। तो यहां तक ये सारी घटना क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, और ये चैप्टर हो जाता है एंड। यहां तक आपको मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी सिखाई हैं जिसमें देश प्रेम की भावना आप तक फैली होगी। एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको आपके जो है
ऐप पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आप इसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने हर एक स्कूल हर एक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।